बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने नई ईवी नीति को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में साफ कर दिया है कि अगले 4 सालों में दिल्ली में मौजूदा करीब 9,000 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर लगभग 32,000 करने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का फोकस सिर्फ चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक, पर्याप्त बिजली आपूर्ति, सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशन और सही लोकेशन पर विशेष जोर दिया गया। दिल्ली मेट्रो पार्किंग, डीडीए मार्केट, मॉल, रेलवे स्टेशन, सरकारी परिसरों और बड़े व्यावसायिक इलाकों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावनाओं पर काम होगा। सरकार का कहना है कि डीएमआरसी, डीडीए और ओईएम के साथ समन्वय कर दिल्ली में एक मजबूत और भरोसेमंद ईवी चार्जिंग नेटवर्क तैयार किया जाएगा, ताकि राजधानी स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ सके। दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां सेक्टर 16 में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के बाद मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके से सामने आए एक्सक्लूसिव वीडियो में मलबे के नीचे दबा एक शख्स हाथ हिलाकर मदद की गुहार लगाता दिखाई दे रहा है, जबकि फायर विभाग के कर्मचारी उसे लगातार हौसला दे रहे हैं कि उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू टीम कटर मशीन की मदद से तेजी से मलबा काटकर अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई और युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की है और हर गुजरते मिनट के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया जा रहा है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से एक दर्दनाक और रहस्यमयी मामला सामने आया है, जहां एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान 34 साल के अविनाश के रूप में हुई है, जो राजस्थान का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि बीती रात अविनाश बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस मौत ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि राजस्थान से पहुंचे परिजनों ने इसे महज हादसा मानने से इनकार कर दिया है। परिवार का आरोप है कि अविनाश के साथ पहले मारपीट की गई और फिर उसे धक्का देकर नीचे गिराया गया। सूचना मिलने पर मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले के हर एंगल से जांच कर रही है। अब सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर है, जिससे साफ हो सकेगा कि यह एक हादसा था या फिर इसके पीछे हत्या की साजिश छिपी है। दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी और व्यापक कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। समयपुर, बादली, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और एएटीएस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में कोकीन, हेरोइन, एमडीएमए, गांजा, डोटापोस्त और नशीली गोलियां बरामद की है। साथ ही कई शातिर तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। समयपुर बादली थाना पुलिस ने मुकरबा चौक पिकेट पर रूटीन चेकिंग के दौरान जयपुर निवासी उमेश को पकड़ा, जिसके पास से 8.68 ग्राम कोकीन बरामद हुई। पूछताछ और तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस जयपुर तक पहुंची और वहां छापेमारी कर इस सिंडिकेट से जुड़े 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं नरेला थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 2 संदिग्धों को पकड़ा, जिनके पास से 5 किलो 104 ग्राम डोडापोस्त चूरा बरामद हुआ। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई राजधानी में फैल रहे नशे के कारोबार पर बड़ी चोट है और पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में जिस बारिश का लोगों को कई दिनों से बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार उसने दस्तक दे दी। लगातार पड़ रही उमस और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन ये राहत अपने साथ कई नई परेशानियां भी लेकर आई है। बारिश की पहली फुहारों ने मौसम को तो सुहाना बना दिया, लेकिन राजधानी और आसपास की व्यवस्थाओं की पोल भी खोलकर रख दी। महज कुछ देर की बारिश में ही दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। कई जगहों पर वाहन पानी में फंस गए। ऑफिस जाने वाले लोगों से लेकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों तक हर किसी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। जल भराव की वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा समय लगा। एक तरफ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी, तो दूसरी तरफ जल भराव, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की मित्रता केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक शांति एवं स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध विश्वास, साझा विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद इंडोनेशिया ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट समर्थन दिया। इसके लिए उन्होंने इंडोनेशिया की सरकार और जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के दौरान जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और भारत और इंडोनेशिया के गहरे संबंधों, भारत की तेज आर्थिक प्रगति और सरकार के विकास एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और सरकार के विकास एजेंडे पर विस्तार से बात की। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि वे दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया केवल कूटनीतिक साझेदार ही नहीं बल्कि दिल से जुड़े हुए देश हैं। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया भौगोलिक रूप से भी बेहद करीब है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों की साझेदारी शांति, स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की प्राथमिकता अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और आर्थिक विकास को गति देना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक उपलब्धियों का भी जिक्र किया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने दिल्ली विश्वविद्यालय में ढलाव घर को परिवर्तित कर बनाए गए RRR यानी रिड्यूस, रीयूज एवं रिसाइकिल केंद्र एवं सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। इस RRR केंद्र एवं सेल्फी पॉइंट का रूपांतरण दिल्ली विश्वविद्यालय की मिरांडा हाउस कॉलेज की सहायता से किया गया है। प्रवेश शाही ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली से कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में जनता का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम कचरे के स्रोत पर ही गीले एवं सूखे कूड़े में अलग कर कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रवेश शाही ने ढलाव घर को RRR केंद्र में परिवर्तित करने के लिए मिरांडा हाउस कॉलेज की प्रधानाचार्य, शिक्षकों और NCC के छात्रों का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि ये RRR केंद्र एक कम्युनिटी कलेक्शन सेंटर के रूप में काम करेगा, जहां लोग पुराने कपड़े, खिलौने और ई-वेस्ट दान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे सामानों को रिसाइकिल के बाद इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। दिल्ली सरकार रक्षाबंधन के दिन महिला समृद्धि योजना लागू करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर दिल्ली की 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। रक्षाबंधन 28 अगस्त को है। योजना के लिए पात्रता तय कर ली गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी तैयार है। दिल्ली सरकार की ओर से योजना की औपचारिक घोषणा होनी है, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों ने इस सूचना की पुष्टि की है। 2026-27 के बजट में योजना के लिए 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। करीब 20 से 22 लाख महिलाएं योजना के दायरे में आएंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि योजना लागू करने में कुछ समय लग सकता है। सरकार इसे पूरी तैयारी के साथ लागू करेगी ताकि फायदा सभी पात्र और जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे। जब योजना शुरू हो तो ये चलती रहे और पात्र महिलाएं योजना के साथ जुड़ी रहें। एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट मार्केट गांधीनगर में पिछले वर्ष मिली सफलता के बाद इस साल भी वस्त्रोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। 10 दिवसीय इस प्रदर्शनी का आयोजन 11 सितंबर से 20 सितंबर तक होगा। पिछले वर्ष आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्राहकों ने हिस्सा लिया था। आयोजकों के अनुसार इस बार भी ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर, आकर्षक पुरस्कार और खरीदारी के खास इंतजाम किए जाएंगे। आयोजन से व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने का अवसर मिलेगा, वहीं ग्राहकों के लिए भी ये खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई, जिसकी वजह से सड़कें, गाड़ियों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। खराब मौसम की वजह से अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। रात भर हुई भारी बारिश की वजह से डोडा जिले के थाथरी सब डिवीजन में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे घरों, गाड़ियों और अन्य संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय नालों और नदियों में जलस्तर अचानक बढ़ने से बाढ़ का पानी पूरी ठाठरी मार्केट तक पहुंच गया, जिससे भारी तबाही हुई। बाढ़ का पानी बड़े पत्थर, कीचड़ और मलबे के साथ रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों तक पहुंच गया, जिससे काफी नुकसान हुआ। सड़कों और बाजारों में खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ अचानक आने की वजह से उनको हालात से निपटने में काफी मुश्किल हुई। वहीं प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। बहाली और राहत कार्य भी जारी है। दिल्ली की राजनीति से जुड़ा चर्चित शीश महल अब एक नए रोल में नजर आने वाला है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सिविल लाइंस स्थित
6 फ्लैग स्टाफ रोड पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को स्टेट गेस्ट हाउस और अत्याधुनिक कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। यानी जो आवास अब तक सत्ता और सियासत का प्रतीक माना जाता था, उसे अब वीवीआईपी मेहमानों की मेजबानी और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद सरकारी संपत्ति का बेहतर और सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करना है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये इमारत सिर्फ राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं रहेगी, बल्कि राजधानी में सरकारी और सांस्कृतिक आयोजनों का एक नया केंद्र बन सकती है। बीजेपी ने इस बंगले का नाम जो है वो दरअसल शीश महल दिया था, क्योंकि उसी तरीके से है जो ये बनाया गया था। तमाम बंदोबस्त जो है वो इस बंगले के अंदर किया गया था। तो अब ये बंगला जो है वो शीश महल के तौर पर दिखेगा। दिल्ली के पहाड़गंज और नबी करीम इलाके में दहशत फैलाने वाले रंगदारी और फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी पवन पहलवान और दिल्ली पुलिस के बीच देर रात एक सनसनीखेज मुठभेड़ हो गई। ये वही शातिर बदमाश है जिसने बीती 29 जून को एक बिल्डर के दफ्तर में सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। पुलिस की स्पेशल टीम लगातार इस आरोपी की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद बीती रात पुलिस ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। खुद को पुलिस के जाल में फंसता देख आरोपी ने भागने की कोशिश में फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो पैर में गोली लगने से घायल हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ के बाद मामले में एक बेहद अहम कामयाबी मिली और आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसकी संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी साझा की हैं, जिससे उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में मदद मिल रही है। दिल्ली में अपराध और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए द्वारका जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने राजधानी में पैर पसार रहे एक नए गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने ऑपरेशन नो गन्स नो गैंग्स के तहत सुक्खा गैंग के सरगना अमन उर्फ सुक्खा समेत उसके 4 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। पकड़े गए इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 बटनदार चाकू बरामद किए। पुलिस की पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि गैंग का सरगना अमन उर्फ सुक्खा पंजाब के एक कुख्यात गैंगस्टर से काफी प्रभावित था और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए दिल्ली में अपना खुद का बड़ा गैंग खड़ा करने का सपना देख रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस गैंग के सदस्य बिंदापुर इलाके में हथियारों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बिना वक्त गवाए ओल्ड पंखा रोड पर जाल बिछाया और चारों बदमाशों को रंगे हाथों दबोच लिया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां राज पार्क थाना इलाके में सरेआम 2 भाइयों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। इस खौफनाक हमले में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 4 से 5 बदमाशों ने अचानक पीछे से आकर दोनों भाइयों पर घात लगाकर हमला किया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार